पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है। Now, the Harsh film proceeds in a manner most predictable, a straightforward story full of gratuitous gore and violence, leading to a conclusion you saw coming from the very first time you set eyes on Arjun Rampal's character in Part 1. Dhurandhar The Revenge is also not nearly as clever as Part 1 in its attempt to hide its acquiescence to power. Prime Minister Modi is mentioned repeatedly, his televised speeches appear 4 or 5 times. Everyone from an old and weakened fictional Dawood Ibrahim to gangster/politician Atiq Ahmed stand-in laments the power of the chaiwala and his political genius behind the demonetization scheme. इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। एक पूरा वर्ग इस फिल्म के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, और हो भी क्यों ना, धुरंधर 1 की जो हाइप थी उससे कई गुना बड़ा धमाका धुरंधर 2 ने कर दिया है। पाकिस्तान की मार दी। बहुत से थिएटर में 2500 3000 अरे 10,000 भी रहे ना तो फिर भी ये पिक्चर मिस नहीं करनी चाहिए। मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी बोर हो रहा। पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कब खत्म हो गए। भाई हम कल भी देख रहे, हम परसों भी देख रहे। आज थिएटर के बाहर अगर किसी एक फिल्म की चर्चा है तो वो यही फिल्म है। एक नंबर मूवी, शानदार मूवी, शानदार, क्रेजीएस्ट वाइब। मस्त पता चल गया बड़े साहब को। We absolutely loved it. Great work Aditya Dhar and we all enjoyed it. Everyone should watch it. Must watch. 10 में से 20 नंबर। भैया एक नंबर। बढ़िया थी मूवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। सोशल मीडिया खोलिए तो हर जगह इसी फिल्म के सीन घूम रहे हैं। लोग उसी के किरदारों की बात कर रहे हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने नेगेटिव रिव्यूज, इतने अटैक्स और इतने पीआर कैंपेन्स के बावजूद धुरंधर ने बॉलीवुड के पूरे मार्केटिंग सिस्टम को ही चुनौती दे दी है। धुरंधर का सेकंड पार्ट जिस तरह का भौकाल मचा रहा है, अगर 2 दिन के बाद में मूवी का एक ऐसा कलेक्शन निकल कर ना आए जिसको कि सुनकर, देखकर, जानकर हमें लगे कि ओ मोरी मैया ये क्या हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम देख रहे हो धुरंधर 2 हिंदी मूवी से पंगा ले ही नहीं रही है, वो उसके कैटेगरी में आते ही नहीं है। उसका तो फाइट है भैया ऑल टाइम बिगेस्ट इंडियन मूवीज से। हाईएस्ट बॉलीवुड ओपनर एवर, ऑल टाइम इंडियन रिकॉर्ड फॉर पेड प्रीव्यूज, हाईएस्ट एवर डे 1 एडवांस टिकट सेल्स, हाईएस्ट बॉलीवुड प्रीमियर इन नॉर्थ अमेरिका एवर, फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एवर विद 200 करोड़ वीकेंड प्री सेल्स, फास्टेस्ट इंडियन फिल्म टू टच 200 करोड़ ग्लोबल कलेक्शंस। नाउ एक्सक्यूज माय लैंग्वेज व्हेन आई से दिस, लेकिन अगर ये रिकॉर्ड्स बॉलीवुड एज एन इंडस्ट्री की फाड़ के पपीता ना कर दे तो क्या करें? और ये अभी धुरंधर 2 के सिर्फ 3 दिन के रिकॉर्ड्स हैं। और यहीं से ना एक असली सवाल खड़ा होता है, आखिर धुरंधर ने ये किया कैसे एक फिल्म ने उस पीआर और मार्केटिंग सिस्टम को मात दे दी जो सालों से बॉलीवुड की फिल्मों को चलाता आया है। क्यों कुछ लोग इसे सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड के पीआर इकोसिस्टम के लिए खतरा बता रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये क्यों कहा जा रहा है कि धुरंधर ने बॉलीवुड की पूरी पीआर और मार्केटिंग माफिया की असली तस्वीर सामने ला दी है? आइए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर ये समझना है कि धुरंधर ने बॉलीवुड की मार्केटिंग माफिया को कैसे हिला दिया है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड की मार्केटिंग का सिस्टम बना कैसे था। क्योंकि आज जो मार्केटिंग दिखाई देती है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट शुरुआत में मार्केटिंग बस लोगों को फिल्म के बारे में बताने का तरीका भर था। उस टाइम की मार्केटिंग में कोई मैनिपुलेशन नहीं था, कोई पीआर मशीनरी नहीं होती थी, और ना ही ऑडियंस के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। चलिए थोड़ा और आसान लैंग्वेज में आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई थी। उस समय प्रमोशन का तरीका बहुत सिंपल था। थिएटर्स के बाहर हाथ से बनाए गए पोस्टर्स लगाए जाते थे। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट छपते थे। कई शहरों में लोग घोड़ा गाड़ी लेकर घूमते थे और अनाउंस करते थे कि आज थिएटर में नई फिल्म लगने वाली है। बस इतना ही होता था। एंड देखिए, टू बी ऑनेस्ट, उस समय मार्केटिंग की इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सिनेमा खुद एक नया इन्वेंशन थी। उस समय लोगों ने उससे पहले कभी मूविंग पिक्चर्स देखी ही नहीं थी, और इसीलिए लोग क्यूरियोसिटी में थिएटर चले जाते थे। उस समय क्यूरियोसिटी ही सबसे बड़ा प्रमोशन थी। हालांकि 1930s और 1940s के आते आते फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी ऑर्गेनाइज होने लगी। इस समय बड़े बड़े स्टूडियोज उभर कर आए, जैसे कि बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर।
इन स्टूडियोज ने पहली बार प्रॉपर पब्लिसिटी सिस्टम बनाया और इससे हुआ यह कि अब फिल्मों के पोस्टर पूरे देश में भेजे जाने लगे, थिएटर्स के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाने लगे, न्यूज़पेपर्स में फिल्मों के बारे में आर्टिकल्स और पब्लिसिटी स्टोरी छपने लगी। और यही वो समय था जब फिल्म मार्केटिंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हुआ। हालांकि स्केल अभी भी काफी छोटा था क्योंकि ऑब्वियसली उस समय सोशल मीडिया और टेलीविजन जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन असली बदलाव 1950s और 1970s के बीच में आया। इस दौर में बॉलीवुड को एक ऐसा प्रमोशनल टूल मिला जिसने कई सालों तक इंडस्ट्री को चलाया और वो टूल था फिल्म म्यूजिक। उस समय फिल्म के गाने ही फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गए। फिल्म रिलीज होने के कई हफ्ते पहले ही फिल्म के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बजने लगते थे। लोग बार बार वही गाने सुनते रहते थे। धीरे धीरे गाने ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाते थे और मार्केटिंग की भाषा में इसे प्री एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है। मतलब कि कोई चीज बार बार लोगों को दिखाई सुनाई देती है तो वो अपने आप ही लोगों को पसंद आने लगती है और इसीलिए उस दौर में कई लोग सिर्फ इसीलिए फिल्म देखने जाते थे क्योंकि उन्हें इसके सॉन्ग्स पहले से पसंद होते थे। उस समय फिल्मों की मार्केटिंग लार्जली फिल्म के म्यूजिक पर डिपेंड करती थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी कुछ फिल्में इस टेक्निक का यूज करती हैं। सैयारा इस टेक्निक का अच्छा एग्जांपल है। पर जिसने मार्केटिंग का असली गेम बदला वो ये सब कुछ नहीं था, वो था स्टार कल्चर। देखिए, फिल्मों में स्टार कल्चर आने से पहले भी एक्टर्स होते थे, लेकिन एक्टर्स की पॉपुलैरिटी लिमिटेड होती थी। लोग फिल्मों को देखने उसकी स्टोरी, गानों और डायरेक्टर के कारण जाते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स को समझ में आने लगा कि ऑडियंस किसी एक्टर को अगर पसंद करने लगे तो वही एक्टर फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन सकता है और यहीं से सो कॉल्ड स्टार इमेज डेलिबरेटली बनाई जाने लगी। मैगजीन्स, इंटरव्यू और पब्लिसिटी फोटोज के जरिए एक्टर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाने लगी। इवन कई एक्टर्स को तो मसीहा की तरह प्रेजेंट किया जाने लगा। इस दौर में राजेश खन्ना भारत के सबसे पहले सुपरस्टार बनकर सामने आए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि थिएटर्स के बाहर फैंस की भीड़ लग जाती थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीमेल फैंस खून से लेटर लिखती थी उन्हें। और यह वही समय था जब प्रोड्यूसर्स को पहली बार समझ में आया कि अगर ऑडियंस किसी एक्टर से इमोशनली जुड़ जाए तो फिल्म को प्रमोट करना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे में मार्केटिंग सिर्फ फिल्म की स्टोरी नहीं बेच रही थी बल्कि एक्टर की इमेज बेच रही थी। और ये स्टार पावर किस तरीके से बनी और इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। लेकिन भाई साहब, आप इतना जान लोगे कि इसके बाद बॉलीवुड में स्टार बनने की होड़ सी लग गई थी। चाहे वो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का इमेज हो या फिर शाहरुख खान का चॉकलेट बॉय का इमेज हो या फिर आमिर खान का मिस्टर परफेक्शनिस्ट का इमेज हो। पर देखिए, यहीं से प्रॉब्लम भी शुरू हुई। जब स्टार पावर इतनी स्ट्रांग हो गई तो उसका मिसयूज भी होना शुरू हो गया। प्रोड्यूसर्स को लगने लगा कि अगर फिल्म में बड़ा स्टार है तो बाकी चीजों पर ज्यादा मेहनत क्यों करनी है। धीरे धीरे फिल्म के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्टार सैलरीज में जाने लगा। कई केसेस में एक्टर्स प्रोडक्शन बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते थे और जब इतना पैसा स्टार को दे दिया जाता था तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज होने लगता था। राइटिंग कमजोर हो जाती थी, स्क्रिप्ट पर कम मेहनत होती थी और बहुत सी फिल्में तो केवल स्टार के भरोसे बनाई जाने लगी थी। धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि बॉलीवुड में फिल्मों की क्वालिटी गिरने लगी क्योंकि सिस्टम कंटेंट की बजाय स्टार पावर पर डिपेंड करने लगा था। और इसी समय में स्टार इमेज को बनाने के लिए एंटरटेनमेंट मैगजीन का इन्फ्लुएंस भी तेजी से बढ़ने लगा था। स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स और फिल्म फेयर जैसी मैगजीन्स एक्टर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर रही थी। इन मैगजीन्स में अगर किसी एक्टर का फोटो कवर स्टोरी पर छप जाए तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती थी। कई बार नेगेटिव गॉसिप भी छपती थी जिससे किसी एक्टर की इमेज खराब हो सकती थी। और धीरे धीरे ये मैगजीन्स अनऑफिशियली पीआर सिस्टम की तरह काम करने लगी। फिर 2000 के दौर में मीडिया लैंडस्केप तेजी से बदल गया क्योंकि सैटेलाइट टेलीविजन भारत में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा था। एंटरटेनमेंट चैनल्स पर सेलिब्रिटीज लगातार दिखाई दे रहे थे। बॉलीवुड मार्केटिंग अब सिर्फ पोस्टर्स और गानों तक सीमित नहीं रही थी। एक्टर्स टीवी शोज में जाकर फिल्म को प्रमोट करने लगे थे। और साल 2000 के बाद कॉर्पोरेट स्टूडियोज की एंट्री ने मार्केटिंग को और प्रोफेशनल बना दिया। यशराज और धर्मा प्रोडक्शन जैसी कंपनीज ने हॉलीवुड स्टाइल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस की। टीजर लॉन्च होने के बड़े बड़े इवेंट्स किए जाने लगे। ट्रेलर लॉन्च होने के लिए ऑडिटोरियम्स बुक होने लगे। एक्टर्स अलग अलग सिटीज में जाकर फिल्म को प्रमोट करने लगे। इसके अलावा ब्रांड्स भी फिल्म प्रमोशन के साथ जुड़ने लगे। लेकिन इसी समय एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसने बॉलीवुड मार्केटिंग को पूरी तरीके से बदल दिया और वो बदलाव था मल्टीप्लेक्स रेवोल्यूशन। मल्टीप्लेक्स थिएटर्स के बाद बॉक्स ऑफिस का पैटर्न ही बदल गया। पहले फिल्म कई हफ्तों या महीनों तक थिएटर्स में चलती थी, लेकिन मल्टीप्लेक्स ईरा में रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ओपनिंग वीकेंड में आने लगा। आज बॉलीवुड की कई फिल्में अपनी टोटल अर्निंग का लगभग 40 to 60% पहले 3 दिन में कमा लेती हैं और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपनिंग वीकेंड स्ट्रांग है तो फिल्म हिट मान ली जाती है, लेकिन अगर फिल्म की ओपनिंग वीक है तो फिल्म जल्दी ही खत्म हो जाती है। और यहीं से फिल्म की मार्केटिंग का बजट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सन 2010 के बाद बड़े बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स अपने प्रोडक्शन बजट का 20 से 40%
सिर्फ प्रमोशंस पर खर्च कर रहे थे। कई फिल्मों के मार्केटिंग बजट 30 से 80 करोड़ तक पहुंच गए थे। टीवी एड्स, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, मीडिया इंटरव्यूज, सिटी टूर्स और ब्रांड पार्टनरशिप, सब कुछ मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन चुका था। यानी कि मार्केटिंग का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका था। लेकिन इसी पॉइंट पर बॉलीवुड की मार्केटिंग धीरे धीरे प्रमोशन से ज्यादा मैनिपुलेशन करने लगी थी। क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि इतने बड़े मार्केटिंग बजट के बाद भी कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी। ऑडियंस का ट्रस्ट गिरने लगा था, और जब ऑडियंस का ट्रस्ट गिरता है तो इंडस्ट्री ऑडियंस को कन्विंस करने के नए तरीके ढूंढती है। और यहीं से बॉलीवुड में एक नई इंडस्ट्री पैदा हुई, पीआर इंडस्ट्री। यही वो जगह थी जहां से बॉलीवुड की मार्केटिंग माफिया की असली कहानी शुरू हुई। देखिए, पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर सुनने में ना बहुत ही सिंपल सा लगता है। ऑफिशियल डेफिनेशन भी यही है कि एक्टर्स और फिल्म्स की पब्लिक इमेज मैनेज कराना, इंटरव्यूज अरेंज कराना, मीडिया कवरेज करवाना, प्रमोशंस प्लान कराना। लेकिन बॉलीवुड यहां तो पीआर का असली इस्तेमाल ना इससे बहुत आगे जा चुका है। धीरे धीरे पीआर का काम सिर्फ पब्लिसिटी नहीं रह गया है, उसका काम बन गया है नैरेटिव को कंट्रोल करना। किस एक्टर के बारे में मीडिया में क्या लिखा जाएगा, किस स्कैंडल को दबाना है, किस राइवल एक्टर को ट्रोल करवाना है, किस फिल्म को ब्लॉकबस्टर दिखाना है, ये सब कुछ धीरे धीरे पीआर एजेंसीज तय करने लगी हैं। बॉलीवुड में कई बड़ी पीआर एजेंसीज काम करती हैं। नाम नहीं लूंगा वरना डेफेमेशन केस हमारे ऊपर हो जाएगा। और इन एजेंसीज के पास ना जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस और इन्फ्लुएंसर्स, इन सब का एक पूरा नेटवर्क होता है। कई टॉप एक्टर्स की पीआर टीम्स ना लिटरली हर दिन सोशल मीडिया को मॉनिटर करती हैं। अगर कहीं नेगेटिव स्टोरी निकल जाए तो तुरंत काउंटर नैरेटिव पुश किया जाता है। धीरे धीरे बॉलीवुड में ना एक और चीज़ शुरू होती है जिसे इंडस्ट्री में चुपचाप नॉर्मल भी बना दिया जाता है। जानते हो क्या है वो चीज़? पेड न्यूज़। एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स के ऊपर ना आर्टिकल्स को पब्लिश करवाया जाता है, लेकिन उन्हें न्यूज़ की तरह पेश किया जाता है। अगर किसी एक्टर की फिल्म रिलीज होने वाली हो तो अचानक से मीडिया में हेडलाइंस दिखने लगती हैं। इंडस्ट्री का सबसे वर्सेटाइल एक्टर, नेक्स्ट 500 करोड़ ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस का किंग रिटर्न्स। ऑडियंस को लगता है कि ये सब कुछ ना जेन्युइन रिपोर्टिंग है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये पीआर प्लेसमेंट होती है। पीआर पैकेजेस में न्यूज़ प्लेसमेंट की जो कीमत है वो 3,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। बड़े बड़े पोर्टल्स पर अगर आर्टिकल को पब्लिश करवाना चाहते हो ना तो 1 लाख से 15 लाख तक खर्चा किया जाता है। कई पीआर एजेंसीज एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती हैं और प्रोडक्शन हाउसेस से 15% से लेकर 25% कमीशन लिया जाता है। मतलब ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं है, ये एक पूरा परसेप्शन इंडस्ट्री है। 2023 में इंडिया की पीआर इंडस्ट्री लगभग 2200 करोड़ 2200 करोड़ की थी और एस्टिमेट के अनुसार ना 2030 तक ये 4500 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन असली खेल सिर्फ आर्टिकल्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि फिल्म रिव्यूज़ भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। थियोरेटिकली क्रिटिक का काम होता है फिल्म को ऑनेस्टली जज करना, लेकिन बॉलीवुड में कई क्रिटिक्स प्रमोशनल इकोसिस्टम से पूरी तरीके से अलग नहीं है। एक ट्रेड एनालिस्ट हैं कोमल नहाता, उन्होंने एक बार कहा था कि 90% जर्नलिस्ट दे राइट रिव्यूज ईदर फॉर कैश और फॉर काइंड। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रिव्यूज ना जेन्युइनली पेड ही होते हैं। कई क्रिटिक्स को फिल्म रिलीज से पहले एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग मिलती है, एक्टर्स के इंटरव्यूज मिल जाते हैं, एक्सेस भी मिल जाता है और कई बार इनडायरेक्टली ये समझा दिया जाता है कि रिव्यू ना बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ना बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फिल्म रिलीज के पहले दिन ना रिव्यूज में 4-4 स्टार दिखते हैं, लेकिन ऑडियंस जब फिल्म देखने जाती है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। पीआर का एक और बड़ा खेल है बॉक्स ऑफिस नंबर्स जनरेट करने में। इंडस्ट्री में ना लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि कुछ प्रोड्यूसर्स ओपनिंग वीकेंड नंबर्स को ना आर्टिफिशियली बढ़ा चढ़ा कर दिखाने लगते हैं। इसका जो बेसिक तरीका होता है वो होता है ब्लॉक बुकिंग्स। मतलब प्रोडक्शन हाउस खुद बड़ी संख्या में टिकट्स खरीद लेते हैं, थिएटर्स में सीट्स खाली होती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कलेक्शन बड़ा दिखाया जाता है और फिर मीडिया हेडलाइन बना देती है 100 करोड़ ओपनिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीकेंड। ऑडियंस को लगता है फिल्म ऑलरेडी हिट है, तो हो सकता है लोगों को पसंद आ रही होगी, हो सकता है फिल्म अच्छी ही होगी। और साइकोलॉजी में इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब लोग देखते हैं कि बाकी लोग किसी फिल्म को हिट बता रहे हैं
तो क्यूरियोसिटी में वो खुद भी देखने चले जाते हैं, पर जब वो देखते हैं तो यही बोलते हैं। कुछ फिल्म्स के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि उनके नंबर्स ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते। स्काई फोर्स और गेम चेंजर जैसी जो फिल्में हैं, उनके कलेक्शंस को लेकर ऐसे ही सवाल उठे थे। अब कुछ केसेस में ना टिकट डिस्काउंट स्कीम यूज़ किया जाता है। अब ये होता क्या है, इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण के लिए 300 रुपये की टिकट है, ऑडियंस ने 300 रुपये दिए और उसे टिकट मिल गई, लेकिन 250 रुपये ना उसे कैश बैक दे दिया जाता है। ऑडियंस प्रैक्टिकली फिल्म को 50 रुपये देकर देखती है, लेकिन रिपोर्ट्स में 300 का कलेक्शन दिखाया जाता है। तो इससे ना इन्फ्लेटेड कलेक्शन दिखाया जाता है और प्रैक्टिकली उतना कलेक्शन होता नहीं है। इसके बाद पीआर मैनिपुलेशन का जो सबसे बड़ा हथियार बना वो था सोशल मीडिया। 2015 के बाद बॉलीवुड मार्केटिंग का जो बैटलफील्ड था वो पूरी तरीके से ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुका था। अब कैंपेन्स सिर्फ टीवी एड्स या इंटरव्यूज इनके ऊपर नहीं चलते थे। अब इन्फ्लुएंसर्स, मीम पेजेस और यूट्यूब रिव्यूअर्स पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुके थे। फिल्म रिलीज से पहले सैकड़ों पेजेस एक ही कंटेंट को शेयर करते हैं, डायलॉग्स वायरल हो जाते हैं, क्लिप्स सर्कुलेट हो जाती हैं, इन सभी के ऊपर रिएक्शन वीडियोस आते हैं, ऑनलाइन ट्रेंड्स क्रिएट किए जाते हैं। कई इन्फ्लुएंसर पोस्ट की कीमत ना 50,000 से लेकर 5 लाख तक होती है। बड़े प्रमोशनल कैंपेन्स में दर्जनों इन्फ्लुएंसर शामिल हो जाते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि फिल्म ऑर्गेनिकली ट्रेंड कर रही है। लेकिन कई बार ना ये पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो बहुत केयरफुली डिजाइंड पेड इवेंट होता है। पीआर सिर्फ हाइप क्रिएट करने तक सीमित नहीं रहती, इसका एक बड़ा काम डैमेज कंट्रोल भी हो जाता है। सपोज करो किसी एक्टर की कंट्रोवर्सी हो जाए तो तुरंत ही नैरेटिव चेंज करने की कोशिश शुरू हो जाती है। इमोशनल इंटरव्यूज आ जाते हैं, चैरिटी कैंपेन्स हाईलाइट किए जाते हैं और पर्सनल स्ट्रगल की स्टोरीज सामने आने लगती हैं ताकि पब्लिक परसेप्शन ना थोड़ा बहुत बदल सके। बॉलीवुड में कई एक्टर्स की इमेज ना इसी तरीके से रीबिल्ड हुई है। उदाहरण के लिए सलमान खान का बीइंग ह्यूमन कैंपेन हिट एंड रन केस और कंट्रोवर्सीज इन दोनों के बाद शुरू हुआ। सलमान खान के चैरिटी कैंपेन्स ना एग्रेसिवली प्रमोट किए गए, पब्लिक इमेज धीरे धीरे बैड बॉय से भाईजान में बदल दी गई। और इसी तरीके से शाहरुख खान, उनकी भी पब्लिक इमेज कई कंट्रोवर्सीज के बाद केयरफुली डिजाइन्ड मीडिया अपीयरेंसेस और कैंपेन्स इसके थ्रू कंट्रोल की गई। पीआर का एक और इंटरेस्टिंग टूल है मैन्युफैक्चर्ड गॉसिप। फिल्म रिलीज से पहले अचानक से कुछ रूमर शुरू हो जाते हैं, एक्टर डेटिंग को स्टार, सीक्रेट राइवलरी, ऑन सेट फाइट्स। इन गॉसिप स्टोरीज से मीडिया कवरेज बढ़ जाती है और फिल्म लगातार हेडलाइन में बनी रहती है। और इन सारी बातों के कारण आज ये पीआर बॉलीवुड में बहुत स्ट्रांग हो चुका है। कई एक्टर्स जिनके पास स्ट्रांग पीआर नेटवर्क नहीं था, धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब हो गए, जैसे अभय देओल, सुशांत सिंह राजपूत, ग्रेसी सिंह। ये जो भी एक्टर्स थे ना, ये ऑडियंस को पसंद थे, लेकिन उनके पास पावरफुल पीआर इकोसिस्टम नहीं था। दूसरी तरफ कई एक्टर्स लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद इंडस्ट्री में बने रहे क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग पीआर, पावरफुल नेटवर्क और बिग प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट सभी कुछ था। तो इस तरह ना धीरे धीरे बॉलीवुड मार्केटिंग पूरी तरीके से परसेप्शन का गेम बन गई। ऑडियंस को कई बार समझ में आ ही नहीं रहा होता कि जो हाइप दिखाई जा रही है वो जेन्युइन भी है या कोई केयरफुली डिजाइन्ड कैंपेन है। लेकिन ऑडियंस भी धीरे धीरे स्मार्ट होती गई। सोशल मीडिया के दौर में वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेजी से फैलता गया। अगर फिल्म खराब है तो हैवी मार्केटिंग भी उसे ज़्यादा समय तक नहीं बचा सकती। 2020 के बाद बॉलीवुड मार्केटिंग पर ऑडियंस का ट्रस्ट तेजी से गिरने लगता है। नेपोटिज्म की डिबेट, बॉयकॉट कैंपेन्स और सोशल मीडिया ट्रोलिंग, इन सभी ने इंडस्ट्री की पीआर मशीनरी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक बॉलीवुड मार्केटिंग पूरी तरीके से पीआर ड्रिवन सिस्टम बन चुकी थी। और फिर ऐसे में एक फिल्म आती है जिसने पूरे नेगेटिव फेक सिस्टम को चैलेंज कर दिया। एक फिल्म जिसने बॉलीवुड के पीआर रूल्स, मार्केटिंग रूल्स और हाइप रूल्स लगभग सभी को तोड़ कर रख दिया। कौन सी थी वो फिल्म? वो फिल्म थी धुरंधर। देखिए, बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न बन गया था। पहले स्टार डिसाइड होता है, फिर उसी स्टार के हिसाब से स्क्रिप्ट बदलती है, कास्टिंग बदलती है और मार्केटिंग पूरी उसी स्टार की इमेज पर बिल्ड होती है। पोस्टर में वही चेहरा, ट्रेलर में वही हाईलाइट और पीआर कैंपेनिंग में वही हीरो। बाकी के कैरेक्टर्स अक्सर सेकेंडरी बन जाते हैं,
लेकिन धुरंधर ने शुरुआत में ही ये खेल उल्टा कर दिया। यहाँ सवाल ये नहीं था कि कौन सबसे बड़ा स्टार है, सवाल ये था कि कौन एक्टर किस रोल के लिए सबसे सही है। उदाहरण के लिए मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल को दिया गया। इसी तरीके से अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड कैरेक्टर के लिए आर माधवन को कास्ट किया गया। यह यूजुअल टिपिकल बॉलीवुड कास्टिंग नहीं थी। अगर बॉलीवुड का यूजुअल फॉर्मूला फॉलो किया जाता तो ये रोल किसी बड़े सुपरस्टार को भी दिए जा सकते थे ताकि पोस्टर पर बड़ा नाम चमके। लेकिन धुरंधर में पोस्टर वैल्यू के बजाय कैरेक्टर ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटी दी गई और यही बॉलीवुड के स्टार ड्रिवन सिस्टम के खिलाफ सीधा फैसला था। और ऐसा करते ही धुरंधर ने पहला रूल तोड़ दिया था। इसके बाद दूसरा रूल तोड़ा गया मार्केटिंग का। बॉलीवुड में पिछले कई सालों से फिल्में धीरे धीरे सिनेमा कम और मार्केटिंग कैंपेन्स ज्यादा बनती जा रही थी। कई प्रोजेक्ट्स अपने प्रोडक्शन बजट का 20 से 40% सिर्फ मार्केटिंग में खर्च करते हैं, लेकिन धुरंधर ने इस पूरे सर्कस को लार्जली अवॉइड किया। मेकर्स ने फिल्म को एग्रेसिवली बेचने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड मेकर्स ने भरोसा किया कि अगर फिल्म में दम है तो ऑडियंस उसे खुद आगे बढ़ाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। फिल्म रिलीज हुई और धीरे धीरे ऑडियंस का रिएक्शन फैलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग सीन्स डिस्कस करने लगे, डायलॉग्स शेयर होने लगे, यूट्यूब पर ब्रेकडाउन वीडियोस आने लगे, रेडिट और ट्विटर पर फिल्म के कैरेक्टर्स और प्लॉट पर डिबेट्स होना शुरू हो गई। और ये पेड हाइप नहीं था, ये ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ था। और एग्जैक्टली यही वो चीज है जिसे पीआर एजेंसीज कंट्रोल नहीं कर सकती। पीआर हेडलाइंस खरीद सकता है, लेकिन ऑडियंस का जेन्युइन एक्साइटमेंट ये खरीदना मुश्किल होता है। अब जैसे ही इन सब चीजों के बाद धुरंधर को थिएटर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला, बॉलीवुड के कुछ हिस्सों में बेचैनी शुरू हो गई। क्योंकि अगर धुरंधर जैसा मॉडल काम कर जाए तो सालों से बना हुआ मार्केटिंग इकोसिस्टम कमजोर पड़ सकता था। और तभी वो अचानक से पुराना खेल शुरू हुआ जो इंडस्ट्री के अंदर कई बार खेला जा चुका है, नेगेटिव पीआर का। कुछ पोर्टल्स की तरफ से अचानक से आर्टिकल आने लगे कि फिल्म ओवर हाइप्ड है। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स नैरेटिव पुश करने लगे कि फिल्म का स्केल एग्जैजरेटेड है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अचानक से फिल्म का क्रिटिकल रिव्यू करने लगे। देखिए, बॉलीवुड के राइवल कैंप्स के बीच में नैरेटिव वॉर कोई नई बात नहीं है। कई बार कंपीटिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ डेलिबरेटली नेगेटिव परसेप्शन पुश किया जाता है ताकि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए। लेकिन धुरंधर के केस में ये स्ट्रैटेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि थिएटर्स के अंदर ऑडियंस का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। लोग फिल्म देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और दूसरों को रेकमेंड कर रहे थे। और जब वर्ड ऑफ माउथ जेन्युइनली स्ट्रांग हो तो नेगेटिव कैंपेन्स धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं। और यही एग्जैक्टली धुरंधर के साथ हुआ। फिल्म धीरे धीरे उस सक्सेस में बदल गई जिसे ऑडियंस ने ड्राइव किया था। और एग्जैक्टली यही वो मोमेंट था जहां बॉलीवुड के पीआर ड्रिवन सिस्टम को एक अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना करना पड़ा। सालों से इंडस्ट्री ऑडियंस को यही समझाती रही कि सक्सेस जो है वो बहुत बड़ी मार्केटिंग करने से आती है। यही समझाया जाता रहा कि स्टार पावर ही बॉक्स ऑफिस को ड्राइव करती है। यही बताया जाता रहा कि हाइप क्रिएट करना ही सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन धुरंधर ने चुपचाप इस इल्यूजन को तोड़ दिया। इस फिल्म में दिखा दिया कि अगर कास्टिंग सही हो, कैरेक्टर्स बिलीवेबल हो, स्टोरी ऑडियंस को पकड़ ले तो पीआर मशीनरी की असली औकात सामने आ जाती है। आप हेडलाइन खरीद सकते हो, आप ट्रेंड खरीद सकते हो, आप रिव्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप ऑडियंस को बेहतर कहानी देखने से नहीं रोक सकते। और शायद यही वजह है कि धुरंधर सिर्फ एक कामयाब फिल्म नहीं है, वो बॉलीवुड के लिए एक रिमाइंडर भी है कि सिनेमा अभी भी पीआर एजेंसी से नहीं चलता, सिनेमा अभी भी ऑडियंस से चलता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के थ्रू। इसके अलावा स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।